हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 06। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर नंबर 05 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने किंगडम प्रोटिस्टा को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। तो फिर आज हम लोग किंगडम फंगी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो फिर चलिए आज का पहला हेडिंग दे लीजिए, किंगडम फंगी। किंगडम चलिए पहले किंगडम फंगी का कुछ जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले ही हम क्या लिख सकते हैं, they are multicellular, they are multicellular। मैंने क्या बोला था कि किंगडम प्रोटिस्टा तक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फॉर्म में ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, पर जब भी हम लोग फंगी की तरफ स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा और मल्टीसेलुलर विल बी एग्रीगेटेड टू फ्रॉम लूज टिश्यू। तो फिर हम लोग और भी लिख सकते हैं लूज टिश्यू। फिर आपको पता है फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरी तरह से हेटेरोट्रॉपिक होगा। कोई भी ऑटोट्रॉपिक फॉर्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी में नहीं पाया जाएगा। स्टोर फूड as glycogen। मतलब किंगडम फंगी में जो भी फूड स्टोर्ड होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। फिर हम लोग यहां पर और ऐड कर सकते हैं, इट इज यूकैरियोटिक। क्योंकि आपको पता है यहां पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा एंड न्यूक्लियस विल बी कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फिर यूकैरियोटिक हो गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं इट शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। शोज ग्रेट डाइवर्सिटी in morphology and habitat। मतलब फंगी में वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स पाया जाएगा और फंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में भी मिल जाएगा हमें। फिर हम लोग देख लेंगे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फंगी या फिर कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंगी। तो फिर लिख लीजिए कॉमन एग्जांपल्स। कॉमन एग्जांपल्स कॉमन एग्जांपल्स में पहला फंगी का एग्जांपल ही हम दे सकेंगे कि जिसे हम लोग सभी खा पाए, एडिबल फंगी। अब बोलिए कौन सा फंगी को आप खा सकते हैं? हम सभी के घर में एक फंगी
पूरा वेल कुक फॉर्म में हम लोग खाते भी हैं, उसका नाम है मशरूम। तो फिर पहला एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं मशरूम। अच्छा, मशरूम के अंदर हम लोग लिखेंगे एडिबल फंगी। अच्छा, फिर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे जो कि है एल्बुगो। देखिए, एल्बुगो इज ए पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड में जो भी पैरासाइट पाया जाएगा, या फिर इट इज वन ऑफ द पैरासाइटिक फंगी इन मस्टर्ड। हम लोग लिखेंगे पैरासाइटिक फंगी इन मस्टर्ड। अच्छा, हो गया। फिर हम लोग ईस्ट के बारे में जान लेंगे। ईस्ट, ईस्ट के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ईस्ट विल बी अ यूनिसेलुलर फंगी। ईस्ट एक पूरे फंगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम्पल बन जाता है, क्योंकि पूरे किंगडम फंगी में आप सभी को बताया, मैंने पहले ही बताया कि वो यूनिसेलुलर फॉर्म में सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, मतलब फंगी किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा वो यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाएगा। पर अकेला ईस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है किंगडम फंगी के अंडर रह के भी। तो फिर हम लोग पहला पॉइंट ही लिखेंगे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, इसको हम लोग एक एक्सेप्शन दे देंगे, एक्सेप्शन। फिर हम लोग और लिख सकते हैं इट हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल। इसका बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाता है ईस्ट का। फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल। फिर और एक इसका यूज है जो कि इट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। मेकिंग ब्रेड एंड बियर। बियर सुन के ही कुछ बच्चों के मुंह में तो अभी स्माइल चला आया होगा। तो चलिए ये लिख लीजिए। ईस्ट के बारे में हम लोग और एक चीज भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सुगर फंगी। इसको हम लोग सुगर फंगी भी कहते हैं। अच्छा, पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। अभी फंगी के कुछ और एग्जाम्पल्स भी बताना है, उसे मैं फिर लिख दूंगा। पहले जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक ऊपर वाला तो अभी तक आपने लिख ही लिया होगा, तो फिर मैं ऊपर से ही ऐसे मिटा देता हूं। चलिए, तो फिर अभी हम फोर्थ एग्जाम्पल लेने जाएंगे जो कि है पक्सिनिया। हम लोग लिखेंगे पक्सिनिया क्या करेगा? इट कॉजेज व्हीट रस्ट डिजीज। व्हीट रस्ट
डिजीज। अच्छा, फिर हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल दे सकते हैं टोडस्टूल। टोडस्टूल क्या करेगा? इट इज अ पॉइजनस मशरूम। टोडस्टूल। It is a poisonous mushroom. इसका मतलब हम किसी भी स्पीसीज का मशरूम ही ऐसे उठा के नहीं खा सकते। हम लोग कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज का मशरूम ही खा सकते हैं जो कि एडिबल होता है। तो फिर हम लोग लास्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आप सभी को पता ही होगा किस काम में लगता है, इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलियम। एंटीबायोटिक्स। अच्छा, तो फिर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को जल्दी से लिख लीजिए। हम किंगडम फंगी के और भी कैरेक्टर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आपका लिखना हो गया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। इसके बाद हम फंगी का हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, हैबिटेट। तो फिर फंगी कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फंगी इज फाउंड एवरीवेयर। तो फिर देख लीजिए फंगी कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। इट इज फाउंड इन सॉइल, इट इज फाउंड इन एयर, इट इज फाउंड इन वाटर एंड हम लोग बोल सकते हैं विद इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड एनिमल्स। अच्छा, देखिए मैंने ये बैक्टीरिया पढ़ाने के टाइम में भी आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पर पाया जाता है, देखिए एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी और हमारे वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाया जाता है, उससे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। अच्छा, फिर हम इसके सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सेल वॉल देख लेंगे कैसा है। सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो फिर इसका सेल वॉल के बारे में भी डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि स्पोर इज द मोस्ट abundant in form in the लाइफ साइकिल। मतलब फंगी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्पोर फॉर्म में ही पाया जाएगा। अगर फंगी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसपोर्ट करना है तो भी वो स्पोर फॉर्म में ही होगा। सपोज मान लीजिए एक डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म है, वहां पर फंगी का ग्रोथ कराना पड़ेगा या फिर वह फंगी का ग्रोथ होगा। वह पहले स्पोर जाके गिरेगा, फिर स्पोर हाइफे में कन्वर्ट होगा, फिर हाइफे माइसिलियम में कन्वर्ट होगा। अभी देखिए हाइफे और माइसिलियम में अभी डिस्कस करूंगा।
तो फिर आप अभी के लिए इतना जान लीजिए, स्पोर इज द मोस्ट एबंडेंट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंगी। हम लोग और लिख सकते हैं spore is found everywhere। अच्छा, ये हो गया फंगी का स्पोर के बारे में। अभी हम फंगी के जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर सेल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। देखिए फंगी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। फंगी के लिए हम बोल सकते हैं इट्स बॉडी कंटेन लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हम लोग लिखेंगे बॉडी contain long cylindrical multicellular filamentous thread like structure called hyphae। तो फिर अभी हम लोग हाइफे का एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए सपोज ये आपका फंगी का हाइफे हो गया, आउटर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहां पर सेप्टा का प्रेजेंट रहेगा, सेप्टा का प्रेजेंस रहा और यहां पर ऐसे न्यूक्लियस होगा। अभी हम लोग अगर एक सेल को मैग्नीफाई करके देखें तो हम क्या देख सकते हैं। अभी हम इसी सेल को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखेंगे। देखिए ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर रहेगा सेल वॉल जो आउटर कवरिंग ऑफ फंगी होगा, फिर इसके अंदर होगा न्यूक्लियस, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर हाइफे का। इसको हम हाइफे लिख देंगे। अच्छा, अभी देखिए मैंने और एक टर्म यूज किया था जब स्पोर के बारे में बता रहा था, माइसिलियम। जब हाइफे, ये तो एक सिंगुलर हाइफे है, जब हाइफे बहुत सारा हाइफे एक साथ एग्रीगेशन फॉर्म करेगा तो फिर हम उसे माइसिलियम कहेंगे। यहाँ पर कहाँ जगह है, मैं साइड नहीं, आप पहले इसे लिख लीजिए। मैं फ्रेश पेज से माइसिलियम स्टार्ट करूँगा, पहले आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अभी हम माइसिलियम के बारे में जान लेते हैं। नेटवर्क ऑफ फंगी या फिर माइसिलियम हाइफे is mycelium। आप सपोज समझ लीजिए ये कुछ हाइफे है, ये कुछ सिंगुलर थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है हाइफे। ये अगर पूरे ऐसी तरह से एग्रीगेशन करे, मतलब बहुत कॉन्डेंस्ड हो जाए और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, हम इसी स्ट्रक्चर को माइसिलियम कह सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे माइसिलियम और इसे हम लिखेंगे हाइफे। अच्छा, फिर आपको माइसिलियम समझ में आ गया होगा। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। अभी हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ हाइफे। देखिए हाइफे भी दो टाइप्स का पाया जाएगा, एक पाया जाएगा एसेप्टेड और एक पाया जाएगा सेप्टेड। देखिए मैंने जब हाइफे का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वहां पर मैंने कुछ क्रॉस वॉल्स ड्रॉ किए थे, आपको याद है? नहीं याद है तो फिर और एक बार ड्रॉ करूंगा, कोई बात नहीं है। जिस भी हाइफे में क्रॉस वॉल्स या फिर सेप्टा प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सेप्टेड हाइफे कहेंगे, और जिस भी हाइफे में सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको हम लोग एसेप्टेड हाइफे कहेंगे। तो फिर लिख लीजिए टाइप्स ऑफ हाइफे। टाइप्स ऑफ हाइफे में पहला टाइप हम लिखेंगे एसेप्टेड, और दूसरा टाइप हम लिखेंगे सेप्टेड। अच्छा, अभी एसेप्टेड का वाला देख लेते हैं कैसा होगा हाइफे। एसेप्टेड में कोई भी क्रॉसवर्स या फिर सेप्टा नहीं प्रेजेंट रहेगा। यहां पर हम लोग ऐसे ही इसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर देंगे, तो फिर ये हो गया स्ट्रक्चर एसेप्टेड हाइफे का। अभी आप अच्छी तरह से देखिए यहां पर कोई भी क्रॉसवॉल्स नहीं प्रेजेंट है, तो फिर क्या हम इसे मतलब एक सिंगल सेल का कह पाएंगे? मतलब ये तो फिर मल्टीसेलुलर नहीं हुआ। देखिए अगर यहां पर मैं ऐसे क्रॉसवॉल्स ड्रॉ कर दूं तो फिर देखिए यहां पर 3 सेल्स प्रेजेंट हो गया, 3 सेल्स का डिफरेंट 3 न्यूक्लियस है, तो फिर ये एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। पर जब मैं इस क्रॉस वॉल्स को ऐसे मिटा दे रहा हूं, सपोज मैंने इसको ऐसे मिटा दिया, देखिए अब ये एक सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, और यहां पर यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यहां पर एक ही सेल में 3 न्यूक्लियस है। देखिए आप देख सकते हैं तीनों न्यूक्लियस है, मतलब ये एक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी हो गया। तो फिर इसे हम कह सकते हैं, या फिर इसके बारे में हम और लिख सकते हैं, एसेप्टेड मतलब सेप्टा, एब्सेंट। अच्छा, सेप्टा एब्सेंट हो गया, मतलब सेप्टा मतलब क्या है? क्रॉस वॉल्स। मैं इधर लिख देता हूं क्रॉस वॉल्स। अच्छा, क्रॉस वॉल्स एब्सेंट हो गया। फिर हम लोग और लिख सकते हैं इट इज मल्टी न्यूक्लियर। अच्छा, मल्टी न्यूक्लियर को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में सिनोसाइटिक भी कह सकते हैं। तो फिर
ब्रैकेट में लिख दूंगा सिनोसाइटिक। देखिए सिनोसाइटिक टर्म आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पर वहां पर मल्टीसेलुलर नहीं लिखा हुआ है। मैं ये क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं, मल्टी न्यूक्लियर का मतलब ही सिनोसाइटिक है। ये बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में कि सिनोसाइटिक क्या है, कोई और प्रॉपर्टी हो गया फंगी का, वो सोच लेते हैं। पर मैं क्लियरिफाई कर देता हूं, सिनोसाइटिक ही मल्टी न्यूक्लियर होता है, मतलब सिनोसाइटिक का मतलब ही मल्टी न्यूक्लियर है। फिर हम लोग यहां चले जाएंगे सेप्टेट में। सेप्टेट में देखिए, सेप्टेट में ऐसे फंगी ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर सेपरेट क्रॉस वॉल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, थ्री न्यूक्लियस। हाँ, तो फिर देखिए यहाँ पर प्रॉपर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है। इन क्रॉस वॉल्स को हम लोग कहते हैं सेप्टा। सेप्टा। तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए सेप्टा का काम क्या है, सेल के अंदर डिवीजन कर देना। एक प्रॉपर फिलामेंटल स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंट सेल प्रेजेंट है और 3 डिफरेंट सेल का 3 अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देख लीजिए। तो फिर इसको हम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कह सकेंगे, मतलब तीनों सेल एक साथ प्रेजेंट है। तो फिर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि सेप्टा प्रेजेंट। सेप्टा को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेप्टा को ही हम लोग क्रॉस वॉल्स कहते हैं। मैं यहां पर और एक बार नहीं लिख रहा हूं, तो फिर हम लोग लास्ट पॉइंट लिख देंगे जो कि है इट इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो फिर ये था कुछ हाइफे का टाइप्स। एक हो गया सेप्टेट, एक हो गया एसेप्टेट। आप इसे जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के फिर नेक्स्ट टॉपिक में जंप करूंगा। फंगी के नेक्स्ट कैरेक्टर में फिर जंप करेंगे, तो फिर इसे आप जल्दी से लिख लीजिए। अभी हम लोग फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान लेंगे। चलिए अभी हम लोग लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी में कौन कौन सा पाया जाएगा। फंगी में देखिए, मैंने पहले ही लिखाने के समय क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था फंगी हेटेरोट्रोपस है। तो फिर हम लोग लिख सकेंगे हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में भी कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, तीनों मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही पाया जाएगा, जो कि है पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइटिक। चलिए लिख लेंगे इसे, एक सेकेंड, ये इधर से लिखता हूं तो फिर देखने में भी अच्छा लगेगा। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा पैरासाइटिक। अच्छा, पैरासाइटिक में क्या लिख सकते हैं, इट फीड्स ऑन न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे सेप्रोफाइटिक।
सेप्रोफाइटिक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये हो गया सेप्रोफाइटिक। फिर हम लोग लास्ट जो लिख सकते हैं वो है सिम्बायोटिक। चलिए, अच्छा, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पहले क्या बताया था, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों स्पीसीज सेपरेटली एग्रीगेट करेंगे और एक कॉमन फॉर्म का निर्माण करेंगे। अच्छा, इस एग्रीगेशन में दोनों स्पीसीज सर्वाइवल के लिए, उस कॉमन सिम्बायोटिक फॉर्म के सर्वाइवल के लिए अलग अलग सेपरेट रोल प्ले करेंगे, जिससे कि वो कॉमन जो फॉर्म तैयार हुआ है सिम्बायोटिक फॉर्म, वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो फिर यहां पर हम लोग कौन कौन से सिम्बायोटिक फॉर्म देख सकते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं लाइकेन और माइकोराइजा को। तो फिर अभी हम लोग अच्छे तरह से लाइकेन और माइकोराइजा को समझ लेंगे। देखिए, मैं पहले यहां पर हेडिंग दे लेता हूं लाइकेन। लाइकेंस हो गया। लाइकेंस किसके किसके एग्रीगेशन से तैयार होता है, लाइकेन इज द एग्रीगेशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। हम लोग लिख सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। अभी मैं एक डायग्रामिक फॉर्म में आपको ये समझा देता हूं। देखिए, ये सपोज माइसीलियम है, फंगल माइसीलियम है। फिर इसके बीच बीच में क्या रहेगा, एल्गी प्रेजेंट रहेगा। ऐसे ऐसे करके एल्गी प्रेजेंट रहेगा। इसको हम लोग फंगी बोलते हैं। अच्छा, और इसको एल्गी बोल देते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने जैसे बोला, दो स्पीसीज अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल रोल प्ले करेंगे फॉर द सर्वाइवल ऑफ कॉमन सिम्बायोटिक फॉर्म। तो फिर यहां पर फंगी कौन सा रोल प्ले करता है, फंगी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फिर हम लोग लिख लेंगे फंगी helps in absorption of water and minerals। अच्छा, ये हो गया फंगी का रोल। और एल्गी कौन सा रोल प्ले करेगा, एल्गी हेल्प इन मेकिंग ऑफ फूड या फिर फोटोसिंथेसिस में एल्गी एक प्राइम रोल प्ले करेगा। एल्गी algae helps in making of food या फिर helps in photosynthesis लिख देता हूं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी। अभी एल्गी में कौन कौन सा एल्गी प्राइमली हमें देखने को मिलेगा, लाइकेंस में हमें देखने को मिलेगा साइनोबैक्टीरिया एंड सिंगल सेंट ग्रीन एल्गी।
हम लोग देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया को, और हम लोग को मिल सकता है सिंगल सेल ग्रीन एल्गी। अच्छा, ये हमको मिल गया। अच्छा, तो फिर अभी हम बोल सकते हैं कि मतलब फंगी कितना मिलेगा या फिर कितना मास ऑफ फंगी मिलेगा एक पर्टिकुलर लाइकेंस में। तो फिर हम लिख सकते हैं कि 90% ऑफ द मास ऑफ लाइकेन विल बी कवर्ड बाय फंगी एंड 10% विल बी कवर्ड बाय एल्गी। मतलब लाइकेन एक कॉमन एग्रीगेशन है, पर उसमें उस कॉमन एग्रीगेशन में भी फंगी ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो फिर हम लिख देंगे फंगी विल बी फाउंड 90% of the mass and algae will be found 10% of the mass। तो फिर ये आपका कुछ हो गया लाइकेंस के बारे में। तो फिर अभी हम लोग देख लेंगे माइकोराइजा को। चलिए इस साइड में हेडिंग दे देता हूं, माइकोराइजा। माइक्रोराइजा में किस किस का एग्रीगेशन देखा जाता है? माइक्रोराइजा में हम लोग देख सकते हैं इट इज द एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब हायर प्लांट्स एंड फंजाई। एग्रीगेशन ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। अच्छा, तो फिर एग्रीगेशन ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी को हम लोग माइक्रोराइजा कह रहे हैं। अभी हायर प्लांट्स में कौन कौन सा आएगा? हायर प्लांट्स में दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों टाइप्स के प्लांट ही आएंगे। चलिए मैं एक ऐसा ड्रॉ कर देता हूं अभी के लिए। नहीं, आप, मैं इसे बाद में ड्रॉ करता हूं, आप पहले इस चीज को जल्दी से लिख लीजिए। ये तो मुझे थोड़ा नीचे वाला स्पेस चाहिए, आप इस चीज को अभी जल्दी से लिख लीजिए। अभी हम लोग इसको पूरे स्पेस को यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा एक एंजियोस्पर्म हो गया। बचपन में हम लोग ऐसे ही पेड़ पत्ते और ऊपर एक सन बनाते हैं। मतलब बचपन में वो ड्राइंग तो सभी ने किया होगा जहाँ पर सपोज ये एक माउंटेन है, ये दो माउंटेन हो गया, यहाँ पर एक घर है, और यहाँ से नदी आ रहा है और इसके बीच से ऐसे सूरज उग रहा है। ऐसे ड्राइंग तो सभी ने किया होगा। और इस घर का एक स्पेशलिटी रहता था कि इस घर के ऊपर ही एक पेड़ होता था। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ये आइडिया भी नहीं हुआ कि घर के ऊपर ही कहीं पर पेड़ नहीं होगा, बस घर के ऊपर ही वैसे एक पेड़ होगा, या फिर जो बनाना ट्री होता है कभी कभी वो भी ड्रॉ करते थे हमें। तो फिर ये बस एक ऐसे ही फन के लिए ड्रॉ कर दिया। ये बायोलॉजी का कोई पार्ट भी नहीं है। नहीं, ये ड्राइंग ना देखेंगे, ये ड्राइंग सभी ने किया होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो ये ड्राइंग नहीं किया होगा। तो फिर देखिए, तो फिर ये हो गया हमारा एंजियोस्पर्म। हम इसको एंजियोस्पर्म लिख देंगे। अच्छा, अभी हम लोग एक जिम्नोस्पर्म को भी ड्रॉ करेंगे।
ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म, लिख देता हूं ऊपर। ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। देखिए रूट के अंदर मतलब सॉइल के नीचे रूट के पूरा कवर करके रहेगा फंगल हाइफे। यहां पर भी ऐसे रूट को पूरा कवर करके रहेगा फंगल हाइफे। ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे रूट्स और इसे हम कहेंगे हाइफे। फंगल हाइफे। तो फिर ये आपका कुछ हो गया माइकोराइजा का डायग्राम। अभी हम लोग जान लेंगे कि माइकोराइजा के, देखिए मैंने बोला एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के रूट में माइकोराइजा एग्रीगेट करता है या फिर माइकोराइजा जाकर ग्रोथ अपना शो करता है। तो फिर अभी हम देख लेंगे कि यहाँ पर प्लांट का रोल क्या है और जो फंगस है उसका रोल क्या है। तो फिर हम पहले लिख देंगे प्लांट, या फिर ट्री भी लिख सकते हैं इसे। क्या रोल प्ले करेगा इन मेकिंग ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस। अभी प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो फिर फंगी क्या करेगा? फंगी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट में भी कौन सा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट में फॉस्फोरस को स्पेसिफिकली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो फिर हम लिखेंगे फंगी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स में भी कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिली? ये होगा फॉस्फोरस। तो फिर ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया माइकोराइजा के बारे में। तो फिर आप इसे अभी जल्दी से लिख लीजिए। तो फिर आई होप आपने अभी तक कंप्लीट माइकोराइजा और लाइकेन को पूरा लिख लिया होगा। देखिए मैं आपके लिए और एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं। देखिए लाइकेन किस किस का एग्रीगेशन होगा, पहले लाइकेन और माइकोराइजा पहले बता देता हूं। लाइकेन और माइकोराइजा का कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है या फिर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वेरियस फॉर्म्स है? ये है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग दो फंगल फॉर्म्स देख पाएंगे, एक है लाइकेन, एक है माइकोराइजा। अच्छा, लाइकेन किस किस के एग्रीगेशन से बनता है? लाइकेन विल बी फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। अच्छा, एल्गी और फंगी में किसका मास ज्यादा रहेगा? एल्गी और फंगी में फंगी का मास सपोज 90% अगर पाया गया तो फिर एल्गी का मास 10% पाया जाएगा। अच्छा, तो फिर एल्गी का काम क्या है? एल्गी विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और फंगी का काम क्या है? फंगी हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा फंगी। अभी चले आते हैं माइकोराइजा में। माइकोराइजा किस किस के एग्रीगेशन से बनता है? माइकोराइजा विल फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ फंगी एंड हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में भी कौन कौन सा? बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूट में फंगल हाइफी का ग्रोथ होगा, वहां पर जाके एसोसिएशन फॉर्म करेगा। तो फिर यहां पर प्लांट का क्या रोल है? प्लांट विल बी हेल्प इन फोटोसिंथेसिस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग फूड, एंड फंगी कैसे हेल्प करेगा कॉमन एग्रीगेशन में? फंगी विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट्स में भी कौन सा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट? जो कि है फॉस्फोरस। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया
पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि था पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने जो भी आज व्हाइट बोर्ड में लिखा है वो सब आप अच्छे तरह से अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे, क्योंकि यही नोट्स एग्जाम के टाइम में रिविजन में आपको बहुत काम आएगा। एंड आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।